जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है और पहले मिनिस्टर भी थे और आज जनरल सेक्रेटरी के रूप में आपकी सेवा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी अभी तकरीर करके दूसरे कार्यक्रम में गए हैं, फिर वो हमको दूसरे और एक सभा में वो मिलेंगे। नासिर हुसैन जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, प्रीतम सिंह जी, धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, शिव धरिया जी और तारानी चंद्राकर और उद्धव राम वर्मा जी, डीसीसी प्रेसिडेंट, श्रीवेल्लु प्रसाद जी, पारस चोपड़ा जी और दीपक दुबे जी, अमानपुर पूरे इस विधानसभा के सभी सदस्यगण और छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, युवाओं और किसान भाइयों और बहनों और यहाँ पर आए हुए सारे मेहमान, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आपको जो कहना था वो भूपेश बघेल जी ने और दूसरे हमारे डीसीसी के और खासकर कैंडिडेट्स ने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं यही चाहूंगा इस बार भी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आप ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर आप कामयाब कराएंगे। और अभी आपके मुंह से ये स्लोगन सुन के, ये घोषणा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा इस बार भी 75 पार, आपने कहा नहीं तो जब अब इस बार 75 पार जब आपके मुंह से निकला है तो जरूर वो आप करके दिखाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और ये खासकर मैं देख रहा हूं और मेरे को ये खुशी है कि मेरा जो चुनाव हुआ ये इसी भाग में हुआ। और जब यहां पर हम 3 दिन कांग्रेस पार्टी को किस ढंग से बनाना, कैसा इसे आगे चलाना, हमारी नीति क्या होना और हमारा जो कामयाबी के तरीके कौन से होना, ये सारी चीजें यहां पर हुई। और मैं आपको आभारी हूं कि आप सभी ने मुझे प्रोत्साहित करके कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया। दूसरी बात, ये यहां पर जो कांग्रेस का काम हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ है और मुझे खुशी है कि सभी लोग एक मत से तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि भूपेश बघेल आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर का माहौल को खराब करने के लिए मोदी और शाह जी आ रहे हैं। एक बार तो मोदी जी आके गए शायद, और
वो आकर क्या कहे, तो भूपेश बघेल कि राज्य में 30% काका ऐसा कुछ बोले। अरे ऐसा ही कर्नाटक में बोलते थे इन्होंने, हमने उनकी 40% सरकार को निकाल दिया, अब वो यहां 30% बोल रहे हैं। तो बीजेपी का वहां 40% था और यहां कांग्रेस को इसलिए बोल रहे 30% कि यहां पर कुछ भी करप्शन नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो मिल रहा है, लेकिन किस ढंग से बदनामी करना, चलो इनको भी कुछ बोलेंगे, तो वो 30% बोलते फिर रहे हैं। भाई मोदी जी, आपने जो वायदा किया वो तो निभाया नहीं, लेकिन जब कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, इन्होंने जो वायदा किया था और वो भूपेश बघेल जी से करवाया, ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है और उन्होंने पूरा किया। क्या क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किस सरकार ने की? ये तो कांग्रेस ने की। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन किसने लागू की? वो तो कांग्रेस ने की। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल किस सरकार ने खोली? कौन खोले? कांग्रेस ने खोली। बिजली बिल आधा, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाई किस सरकार ने किया? कांग्रेस ने। अब आगे जो करने वाले हैं उसमें हमने वायदा करके आपको बताया है। पहले की तरह इस बार भी फिर किसानों का कर्ज माफ होगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को फ्री विदाउट फीस उनको पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर्स बनाए जाएंगे। ये सब हम वायदा किए हैं, क्योंकि गरीब के बच्चों को पीजी में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, फीस उनको नहीं मिलता। लेकिन हमने ये वायदा कर रहे हैं कि पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षण आपको मिलेगा। ये वायदा हम करते हैं, क्योंकि शिक्षा ये बहुत बड़ा महत्व का है। बहुत बार जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सभी ने कहते थे कि हमको शिक्षा देना बच्चों को अवश्य है। वो काम कौन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट करने जा रही है। गैस सिलेंडर पर 500 प्रति सिलेंडर सब्सिडी महिलाओं के खाते में जमा होगा। 200 यूनिट तक मिलेगी बिजली मुफ्त और 17,50,000 गरीब परिवारों को खुद का घर मिलेगा। इन्होंने तो ये कहा, मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, हमारी सरकार अगर आएगी आपको करोड़ों मकान बना के सबको फ्री में निवास देंगे। क्या दिया? अगर देते तो इतने लोगों को देने की हमारी आवश्यकता नहीं थी। और उनका काम हमेशा यही है, जहां जहां अपोजिशन की सरकार है उनको सताना। जो छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है
आज वो नहीं मिल रहा अभी भी, उसको कट करके दे रहे, सताते हैं। क्या उनका पैसा है? क्या उनका घर का पैसा है? अरे ये तो लोगों ने दिए हुए टैक्स के पैसे हैं, ये जीएसटी के पैसे हैं, ये माइनिंग के पैसे हैं, लेकिन ये पैसा, हमारा पैसा हमारे को देने को मोदी इतना सताते हैं, फिराते हैं कि क्या इनकी जागीरी है? अरे हमारा हक है। और आदिवासी लोग, गरीब लोग मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का नहीं खाते हैं। अदानी, अंबानी और उनके दोस्त शाह, ये सब लोग क्या करते हैं? ये तो सब उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर आज आदिवासी तड़प रहे और शेड्यूल कास्ट के लोग भी उतने ही वंचित है अपने हकूक से, लेकिन उनको चिंता नहीं, सिर्फ भाषण करना। मुल्क में इतनी तंगी चल रही है, खास करके आपको मालूम है मणिपुर में कितना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां पर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दिन भी मोदी साहब जाकर वहां शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा ही देश चलाएंगे आप, लोगों को झगड़ा लगा के। और आज 8 महीने से वहां चल रहा है, आप आंखें मूंझ के बैठे हो और वो करप्ट है, ये करप्ट है, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सब एजेंटों को, ऑफिसरों को यहां डाल दिए हैं। अरे आप कितना भी सीबीआई को लगाओ और ईडी को लगाओ और सीईसी को लगाओ, ये छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगे और फिर कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, इसको 138 साल का इतिहास है और हमारे लोग फांसी पे चढ़ के आजादी दिलाई है, हमारे लोग जेलों में जाकर आजादी दिलाए हैं, हमारे लोग अंग्रेजों से लड़ के आजादी दिलाई। तुम क्या दिए? तुम्हारे पास कोई गया बीजेपी में जेल? आरएसएस का कोई गया है? अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो। और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति संविधान और लोकतंत्र के तहत चल के उन्होंने सब कुछ किया। एक आदमी को भी उन्होंने नहीं सताया, उल्टा उनके वाजपेयी भी तारीफ करते थे, इंदिरा गांधी जी का, नेहरू जी का। लेकिन यहां सुबह उठते ही बीजेपी वाले, मोदी जी सबको गालियां देने का एक ही, मैं समझता हूं उन्होंने गालियां देने का एक कारखाना ही खोला। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, बीईएल, बीएचईएल और दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले। लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले हैं और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास। हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं। क्या बोला उन्होंने? 2014 में हुकूमत में आने से पहले, भाइयों और बहनों, तुम लोगों को
अगर मेरी सरकार आ गई, तुम लोगों को मैं बाहर से जो एक कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए। फिर झूठा कौन बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए। मोदी झूठ, या मोदी झूठ बोलना या नहीं तो तुम झूठ बोलना, लेकर चुप बैठे होंगे। नहीं ना, तो मोदी झूठ बोल रहा है। 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहां है भाई तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? 4-6 हजार नौकरियों के लिए ये जाकर पर्चे बांटते हैं अपॉइंटमेंट के। ये है इनका नियत। 2 करोड़ नौकरियां नहीं, ये भी झूठ बोले। अगर हम बोलते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ का सरदार है, तो आप हमको टीका करते हैं। किसानों का दाम दुप्पट करेंगे, किए क्या? नहीं किए। फिर झूठ कौन बोले? मोदी झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये झूठ के सरदार है। झूठ बोलने के लिए ही उन्होंने शायद कसम खाई होंगी, मैं कहीं भी जाऊंगा झूठ बोलूंगा। तो ये ऐसी बातें करने वाले नेता लोग हमको जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं छोड़ते, इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ते, और गांधी फैमिली वो एक टीका करते हमेशा। अरे ना सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, ना सोनिया गांधी किसी इसकी चेयरमैन भी नहीं थी, और सोनिया गांधी जी ने कभी कौन सा पद, मंत्री पद, प्राइम मिनिस्टर से जो उनको मिली थी वो भी उन्होंने ठुकराया। और एक सरदार जी को, जिसको जो एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत था, उसको सोनिया गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तुम्हारे पास तो बीजेपी में तो अंदर का अंदर लड़ते हैं, एक जिला पंचायत चेयरमैन कौन बनाना, इसके लिए सुबह से शाम तक। यहां तो त्याग करे, उनको गालियां देते हैं। राहुल गांधी जी क्या कुछ बने? वो बन सकते थे, चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, सब कुछ उनके हाथ में था। फिर भी उन्होंने नहीं बना, और सोनिया गांधी जी ने कुछ नहीं बना। उनको तुम गालियां देते हो। ये गांधी परिवार हुकूमत कर रही है, ये रूल कर रहे गांधी पर। कहां कर रहे भाई? तुम तो इतने मजे में हो, आपके पीछे तो 10-10 हेलीकॉप्टर फिरते हैं और 100 गाड़ियां फिरते हैं, और जो गाड़ियां पहले के थे वो पुराने हो गए बोल के नए गाड़ी की आप लाइन लगाते हो। पहले तो बोलते थे आप, मैं एक बैकवर्ड का हूं। क्या जी? यादव सुनो इधर, क्या तो वो कहते थे मैं बैकवर्ड हूं, मैं चाय बना के लोगों को देता था, कब सा दर्द होता था, ये बोल के वो हमेशा लोगों को अपनी गरीबी का एहसास कराते थे। मैं भी वही बोला उनको, अरे भाई आप तो गरीब है बोल रहे हैं, एक कैंटीन चलाने वाले थे, एक आपकी कैंटीन की दुकान रेलवे में गुत्ते में थे स्टेशन पे, आप गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं बोल रहे। अगर भूपेश बघेल क्या फॉरवर्ड है क्या? वो भी बैकवर्ड है नहीं? क्या वो कोई अपर कास्ट वाला नहीं है? वो भी। फिर उसके पीछे क्यों लगे हैं आप? तुम्हारे पीछे अगर कुछ हम बात भी कहते हैं तो तुम हमेशा ये कहते हो मैं ये गरीब खानदान से आया हूं, कोई सहन नहीं कर रहा क्योंकि बड़े बड़े लोग इस पद पे बैठे थे। वही इशारा वो गांधी नेहरू फैमिली पे।
अब अगर आप बैकवर्ड है, आपको इसलिए बिठाना, तो भूपेश बघेल को भी उसी वास्ते बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में 4 चीफ मिनिस्टर है, उसमें से तो 3 चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड है, भूपेश बघेल, उसके बाद कर्नाटक में बैकवर्ड क्लास का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद हमारे राजस्थान। हमारे पास बैकवर्ड है। तुम बैकवर्ड के नाम रोते रहते हो हमेशा। तो भाइयों, ये जो हम लोगों के लिए कुछ काम किए हैं, हम ऐसा नहीं वोट मांग रहे या कुछ किए बिना नहीं मांग रहे। सेंट्रल में जब हम थे तब भी हम लोगों को नरेगा जैसा स्कीम लाए, तब भी हम खाने पीने के लिए व्यवस्था की, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके, तब भी हम बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करें। हर चीज गरीबों के लिए सोचते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उस वक्त भी हमने भू सुधारणा कानून के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। यह सब बड़े बड़े काम हमने किया और लोग ऊपर उठ रहे। आज जो दिख रहा है ये मोदी जी की वजह से नहीं है। तुम तो परसों पैदा होगा, फिर भी हमको पूछते हो 70 साल में किया। अरे 70 साल में जो स्कूल में तुम पढ़ के आए हो, जिस स्कूल में शाह ने पढ़ा है, वो सब कांग्रेस ने बनाया हुआ है। जो दवाखाने देखते हो, जो हॉस्पिटल्स देखते हो देहात में, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हो, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज देखते हो, ये किसकी देन है? कांग्रेस की। और हमको पूछ रहे हो तुम क्या? अरे तुम 9 साल में क्या किए बताओ? तुम फिरते ही रहते हो, लोग परेशान रहते हैं, कोविड में फिरते ही रहते हो। जब मणिपुर में झगड़ा चल रहा है फिर रहे, पार्लियामेंट में आके मुंह नहीं खोलते। अगर मुंह खोलते हैं तो ऐसे सभाओं में वोटिंग के लिए वो मुंह खोलते हैं। वोट के लिए मुंह खुलता है उनका, कठिनाइयों को सुलझाने के लिए नहीं। इसीलिए ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करे, 10 साल में वो हमको बार बार बोलते ये लोग क्या किए। 13.5 साल इनकी हुकूमत गुजरात में थी। भाई गुजरात में तुम क्या किए वो 13.5 साल तक? और छत्तीसगढ़ में क्या हो गया देख के आओ, यहां भी आके देखो। इन्होंने 5 साल में क्या किया, आप 13.5 साल में नहीं किए मोदी साहब, अपने अहमदाबाद में, अपने गुजरात में। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप उसके बहकाने में मत आओ। एक बैकवर्ड क्लास का आदमी बैकवर्ड क्लास के लोगों का, दलितों का, किसानों का दर्द जानता है। जो आदमी लोगों का दर्द, अपना दर्द समझ के काम करता है, उसी को हमारा वोट देना चाहिए। और मोदी साहब तो हमेशा किसी से मिलते नहीं, कभी भी गए तो ऐसा हाथ फिराते घुमाते चलते। यहां तो तुम्हारे चाचा का काका, तुम्हारे काका तो सब में मिलते हैं, खुद कहते हैं, जाते जाते बच्चों से मिलते हैं, ये काका नजदीक वाले हैं, वो काका दूरदर्शन, दूर से दर्शन ले रहा हूं, नजदीक से नहीं, दूरदर्शन में ही दिखते हैं वो। तो इसीलिए आप, जो आदमी आपका साथ है, आपकी आत्मा को छू के काम करता है, उसको वोट देना, उसके पार्टी को वोट देना। और हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, और कोई भी हो, यहां पर जात पात नहीं है, सब मिलके काम करना,
ये हमारी मकसद है। और बैकवर्ड क्लास के लिए हमने एक पढ़ लिया है। तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, और मैं भी यही कहता हूं कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आई तो वहां पर हम बैकवर्ड क्लास सेंसस लगाएंगे। उसकी सब जो छानबीन करके उस जनगणना हो जाएगी। जनगणना इसलिए जरूरी है कि कौन गरीब कितना है, किस जाति का गरीब को आज ग्रेजुएशन में मिला, इंजीनियर्स कितने बने, डॉक्टर्स कितने बने, जमीन कितनी है, इसलिए बना रहे ताकि आगे का कार्यक्रम हमारे पास से उनके लिए हो। ये भी नहीं जानते। और वो हमेशा हम जो भी कार्यक्रम लाते उस पे टीका करने का उनका एक बहुत बड़ा काम है। खैर वो टीका करते जाने दो। हमारा तो यही है कि मकसद गरीबों को मदद करना और आगे बढ़ाना। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बहुत से उद्योगपति का इन्होंने मदद किया है। मैं पूछ रहा हूं क्यों? अभी जैसा भूपेश बघेल जी ने कह के गए और बहुत से लोग भी, देखिए 13 लाख करोड़ रुपए अगर आप गरीबों का कर्जा माफ करते हो, अरे किसानों का क्यों नहीं करते? वही मनमोहन सिंह जी थे, शैलजा जी जब मिनिस्टर थे तो उस वक्त हमने 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया था पहली बार। और यहां भी जो हमारी गवर्नमेंट आई स्टेट में, वहां भी कर्ज माफ कर दिया। और आज भी फिर वायदा किए। अब पिछले का तो कर्ज माफ हुआ, आगे अगर कुछ कर्ज है वो भी हम माफ करेंगे, ऐसा यहां पर हमारी पार्टी का वायदा है। तो इसलिए बंधुओं, ऐसे लोगों को आप मदद मत करो जो रोड बेच रहा है, जो माइनिंग बेच रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बेच रहा है, जो एयरपोर्ट बेच रहा है, पोर्ट बेच रहा है, सभी बेच रहा है। बाप ने कमाया, बेटे ने घुमाया। ऐसा तो नेहरू जी बनाए। नेहरू जी ये सब पब्लिक सेक्टर्स को बनाए। बना के क्या कहे उन्होंने, ये देखिए ये सब मॉडर्न टेम्पल है, यानी आधुनिक, ये क्या कहते टेम्पल, हाँ आधुनिक मंदिर है। उन्होंने कहा लाखों लोगों को नौकरी दी, उनका पेट भरने के लिए काम किया। ये देश में अन्न नहीं मिलता था पेट भर, उसी लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हरी क्रांति की, उसी लिए व्हाइट रेवोल्यूशन किया। तो सफेद दूध का ये सब हमने किया। हमारा दूध पी के और हमारा ये जो खाना हमने भरपूर पैदावार करके जो गोडाउन में रखे, फुकट में आज 3 रुपए में दे रहे, 2 रुपए में दे रहे, 1 रुपए में दे रहे, ये दी। यही खा के बहुत से लोग हमको उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे। तो आप जरा सोचिए और मजबूती के साथ हमारे जमीन को बचाना है, जंगल को बचाना है, पानी को बचाना है। इसलिए तुम लोग एक अगर रहेंगे और गरीबों का साथ देंगे, गरीबों के बारे में सोचने वाले पार्टी को अगर मजबूत करेंगे इस देश में, तो इस देश का भला होगा और इस देश के लोग ऊपर उठ जाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं आप सभी को यही कहूंगा कि वोटिंग के दिन आप भूलो मत, किसी ना किसी तरीके से पोलिंग बूथ तक पहुंचने का करना और हाथ के निशान पर, बटन पर दबाना, ये काम आप करेंगे। क्योंकि अभी आपने बोला छत्तीसगढ़िया क्या है, बोले तो सबसे बढ़िया। मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़िया,
36 घड़िया। देखो वहां आदमी कोई अभी नहीं बोल रहा, उसको हिम्मत नहीं आई। देख 36 घड़िया। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिंद।